Hi everyone and welcome in the second lecture of current electricity। इस लेक्चर से पहले हम चार्ज वाला देख चुके हैं, चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर हम कौन से मटेरियल्स को किस बेसिस पे कहते हैं। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्ज और कंडक्टर एंड इंसुलेटर वाला अगर नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वाला लेक्चर हमारा देख लें ये देखने से पहले। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिनोमेना ऑफ मूविंग चार्ज। जब चार्ज मूव करता है तब वो कौन कौन से फिनोमेना, उन फिनोमेना को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे इस वाले लेक्चर में। तो हम बेटा पहले इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, फिर मैं ओम्स लॉ हम डिस्कस करेंगे, फिर हम थोड़ी सी रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ये तीन मेन इस चैप्टर के मेन चीजें हैं, एक आपका करंट, दूसरा ओम्स लॉ और तीसरा रेजिस्टेंस। जहां तक बेटा एनडीए की बात है और एनडीए में करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात है, ये वाला लेक्चर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि करंट या ओम्स लॉ या रेजिस्टेंस इसके आसपास ही क्वेश्चन एनडीए में आपको घूमता है। इसके आसपास ही करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी वाले चैप्टर से इस तीन टॉपिक के ही कहीं ना कहीं इर्द गिर्द क्वेश्चन होगा। तो लेते हैं बेटा, पहला आपका है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इससे पहले बेटा हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो आपका होता है उसका ही हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होता है या उसका ही हमेशा जो आपका होता है वो मूवमेंट होता है। कहीं भी हमने डिस्कस किया था कि रॉड को बुल पर रगड़ने से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स को होते हैं इसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी कंडक्शन होता है या इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट बेटा होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट बस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप जैसे समझिए कि ये एक मेरा पाइप है और इसमें मैंने वाटर यहां से निकल रहा है, इसमें यहां से ये थोड़ा सा छोटा हो गया, एक्चुअली पूरा होना चाहिए। तो ये जो वाटर का ये एक जो एटम होगा, एक एटम तो बेटा वाटर का ही होगा, लेकिन इस वाटर को फ्लो को अगर मैं पर सेकेंड नाप लूं कि ये जो वाटर है वो कितना वाटर पर सेकेंड इसमें फ्लो हो रहा है, तो वो उस प्रॉपर्टी को मैं कहता हूं करंट। इस कब, जब ये वाटर की जगह में जो क्वांटिटी है वो मेरी चार्ज की फ्लो की ले लूं। तो किसी भी मेटल में या किसी भी मटेरियल में जो चार्ज के फ्लो को मेजर किया जाता है, उस मेजरमेंट को, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट बेटा है magnitude of electric current in a conductor is amount of charge passing through a given point of the conductor in 1 second। जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो बेटा क्या होता है? चार्ज किसी मटेरियल से 1 सेकेंड में पास हुआ चार्ज किसी पॉइंट से। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट लिया ये वाला और इतना मैंने एरिया ले लिया इसका क्रॉस सेक्शन, तो अब इस एरिया से 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास होगा या मैं कहूं कितना पानी पास होगा, उसको जो हम नापते हैं उस चार्ज को हम बोलते हैं आपका करंट। तो ये करंट की दूसरी डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन आपकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी 1 सेकेंड में पास हुआ उससे चार्ज। फिर इसको मैथमेटिकली बेटा हम लिखते हैं I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी से, वेयर क्यू इक्वल्स टू चार्ज एंड टी इक्वल्स टू टाइम। चार्ज को बेटा अगर हम क्वांटाइज फॉर्म में लिखें तो एन क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए। ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.67 into 10⁻⁻⁻⁹ एंड टी इज टाइम इन सेकेंड। तो ये बस बेटा ध्यान देने वाली बात है, ये इसको बस हम बोल देते हैं करंट। ये आपकी बेटा करंट आ गई। फिर
नेक्स्ट आपका जो पॉइंट बोला हुआ है कि यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम एंड विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ 6.25 10⁸ 8 इलेक्ट्रॉन। आपको बोला हुआ है कि बेटा जो चार्ज की यूनिट होती है वो हमेशा हम कूलम में लेते हैं। तो एक कूलम, एक अगर मैं इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करूं तो बेटा क्या होता है 1 × 67 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक कूलम में अगर मैं बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बात करूं तो मैं ये कैसे निकालूंगा 1.67 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये वाली जो कैलकुलेशन है वो ये आ गई। ये आपकी कितनी आती है 6.25 × 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन मिलके बेटा एक कूलम बनाते हैं। ये आप थोड़ा सा याद रखें, कभी भी पूछा जा सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब वो एक कूलम बनता है बेटा इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारी जो कूलम यूनिट है वो काफी बड़ी है इन रिस्पेक्ट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आप हम थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर बेटा नेक्स्ट आपको पॉइंट बोला हुआ है इफ चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम देन द फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड गिवन एज द यूनिट ऑफ करंट। मैंने बेटा क्या लिखा I = Q/T। और अगर चार्ज में कूलम में मेजर कर रहा हूं और टाइम में सेकेंड में मेजर कर रहा हूं तो बेटा मेरा करंट की SI यूनिट क्या हो गई कूलम पर सेकेंड। कितने कूलम आपको चार्ज कितने पर सेकेंड में कितने सेकेंड में वो फ्लो हो रहा है वो जो मेजरमेंट होगा उसको मैं करंट करूंगा। तो ये जो मेजरमेंट है इस मेजरमेंट को SI यूनिट में बेटा एम्पियर बोल दिया जाता है। हम कूलम पर सेकेंड नहीं यूज करेंगे, हम मोस्टली एम्पियर ही यूज करते हैं। और इसीलिए जो इसकी डायमेंशन है वो बेटा A से ही दे दी जाती है। अब अगर I की डायमेंशन A होगी तो बेटा Q की डायमेंशन कैसे निकालूंगा मैं I × T, यानी Q = I × T, यानी Q = I की डायमेंशन A और बेटा T की T मतलब AT। तो यहां से जो फंडामेंटल डायमेंशन ली गई है बेटा वो इसीलिए ली गई क्योंकि यहाँ पर हम कूलम पर सेकेंड ना बोल के SI यूनिट में एम्पियर बोल देते हैं और इस चीज को करंट को हम एम्पियर में ले लेते हैं। तो ये बेटा कुछ करंट की बात हुई। फिर हम देखते हैं कुछ एम्पियर की डेफिनेशन। अगर मैं एम्पियर की डेफिनेशन पे डायरेक्ट जाऊं तो सिंपल है बेटा, जो हमने पहले किया हुआ था कि अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो हम उसे क्या बोल देंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। When 1 coulomb of charge flow any cross section in a conductor in 1 second, the electric current through is 1 ampere। सिंपल आप Q को भी 1 कूलम कर दीजिए, टाइम को भी 1 सेकेंड कर दीजिए और उसको बेटा हम बोल देते हैं 1 एम्पियर। नेक्स्ट है बेटा हम मेजर कैसे करते हैं। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बेटा एमीटर कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट सपोज इसमें I फ्लो हो रही है तो मैं क्या करूंगा इसके साथ ही एक एमीटर लगा दूंगा और ये मेरा कोई और सर्किट है सपोज बैटरी, तो इसमें जो करंट फ्लो हो गई है वो ये I की वैल्यू बता देगा कितनी होगी। अच्छा, ये कभी बार पूछ लिया जाता है एनडीए में कि ये वाला जो होता है एमीटर हम इसे पैरेलल में क्यों नहीं लगाते हैं। पैरेलल में क्यों नहीं लगाते हैं बेटा, क्योंकि what is current actually? Current is nothing but the flow of charge। तो अगर मुझे इस वायर में करंट निकालना है तो करंट कुछ भी नहीं बस फ्लो ऑफ चार्ज है। मतलब चार्ज का फ्लो क्या है, चार्ज का फ्लो बेटा अगर मुझे फाइंड करना है तो इसके सीरीज में ही लगाना पड़ेगा, तभी इसमें चार्ज फ्लो होगा और तभी इसमें मैं कहूँ करंट फ्लो होगा और तभी वो मेजर कर पाएगा सीरीज में लगाने के बाद। अगर हम इसे बेटा अगर सपोज दैट मैंने इसे पैरेलल में लगा दिया आपके, ये वाला मेरा कोई रेजिस्टेंस था, यहाँ मुझे करंट निकालना था और मैंने किसी के पैरेलल में ये अपना एमीटर लगा दिया और इस तरह से मैंने अपना सर्किट बना दिया। अब बेटा आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, व्हाट इज करंट।
करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज। इसमें जो चार्ज जा रहा है इस वायर में, वो चार्ज यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे। तो बेटा क्या इस एमीटर में सारे इलेक्ट्रॉन जा पा रहे हैं? नहीं, इस एमीटर में सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे हैं जो यहाँ से चले थे। तो ये जो मेजरमेंट हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए एमीटर को हमेशा उसके सीरीज में यूज करते हैं, सो दैट सारा का सारा चार्ज जो वायर में है वो ही आपका एमीटर में चला जाए और एमीटर उसकी रीडिंग ले ले। तो ये बेटा रीजन है, एनडीओ क्वेश्चन पूछा गया है कि एमीटर को हम सीरीज में यूज करते हैं या पैरेलल में। तो एमीटर को करंट मेजरमेंट के लिए ऑलवेज सीरीज में यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका है डायरेक्शन ऑफ करंट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा किस तरह से बोली जाती है, मैं आपको इस फिगर के थ्रू समझाता हूं। तो बेटा ये सपोज दैट आपका कोई मेटल है और इस मेटल को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बनाऊं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये आपके पॉजिटिव आयंस रहते हैं या न्यूक्लियस रहते हैं, और बाकी मेटल्स में इनको छोड़कर आए आउटर सेल्स को, बाहर वाली आउटर सेल्स को छोड़कर आए इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो होता क्या है बेटा, जैसे ही मैं इसको वायर से कनेक्ट करूंगा और अपनी बैटरी इस मेटल के साथ कनेक्ट करूंगा, ये इससे पहले तो बेटा ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सारे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। सपोज ये इधर जा रहा है, 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 तो मोशन तो कर रहे हैं। अब मैंने बोला था कि मेरा करंट क्या है, आपका चार्ज ट्रांसफर या फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेटा फ्लो ऑफ चार्ज तो तब भी हो रहा है इसमें जब आपकी बैटरी नहीं लगी हुई है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन कर रहे हैं, लेकिन बेटा होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं और ये जो मोशन होती है ये एक रैंडम मोशन होती है, किसी एक फ्लो में नहीं होती है। मतलब कोई एक फिक्स डायरेक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की नहीं होती है। अब सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर रहा है तो उसके कारण जो करंट की डायरेक्शन आई वो उल्टी आई। फिर एक इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके कारण करंट की डायरेक्शन आई उल्टी आई। अब बेटा ये इक्वल एंड अपोजिट करंट है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बेटा इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, ये रैंडम मोशन तो करते हैं, तो इनकी रैंडम मोशन के कारण करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो नेट करंट होता है सारे इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो जीरो हो जाता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कब बोलेंगे, जब वो जो फ्लो हो वो रैंडमाइज ना हो, वो एक डायरेक्शन में। तो अब बेटा ये न्यूट्रल होता है ये बॉडी और इसमें कोई करंट नहीं होता। जैसे ही हम बेटा एक पोटेंशियल से इसे या एक बैटरी से हम इसे कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, सपोज दैट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं मतलब हमने इस पे पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया। अब पॉजिटिव वोल्टेज बेटा ये जो होता है ये इस इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव आयंस पर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो जितने भी ये नेगेटिव आयन है, ये वाला जो पॉजिटिव सिरा है ये इन सबको खींचने लगेगा। तो इसकी मोशन भी इधर, इसकी भी इधर, इसकी भी इधर, इसकी भी इधर, मतलब जितने भी रैंडम मोशन थी वो आपकी सब सीधी होके कुछ इस तरह से हो जाएंगी सारी इधर। तो इधर बेटा ये पॉजिटिव की साइड आपका हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जैसे कि लिखा हुआ है। फिर ये वाले सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बेटा ये वाले जो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आएंगे, इसने अट्रैक्ट कर लिया। फिर बेटा क्या होगा, अब ये क्योंकि यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि बेटा पॉजिटिव चार्ज ऐसा नहीं कहीं से आया है, पॉजिटिव चार्ज इसलिए यहाँ प्रोड्यूस हो गया क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ चले गए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बेटा एक्सेस हो जाएगी तो इस वाले दूसरे वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, तो वो हम उसे बोल देते हैं नेगेटिव चार्ज। जैसे हम बैटरी आई है तो अब बेटा जैसे ही यहाँ एक्सेस हो जाएगी वैसे ही ये जो नेगेटिव वाला होगा ये इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में फोर्स करने लगेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में फोर्स करने लगा, अब यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है
या हम ये कहें कि ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये फिर से इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फिर से इधर जाने लगेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो पहले यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ चले गए, और ये बेटा जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी हो जाएगी। अब करंट की जो डायरेक्शन ली जाती है वो बेटा अपोजिट ली जाती है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं करंट इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू T, Q इक्वल्स टू एन टी। तो हम जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेके चलते हैं बेटा वो नेगेटिव लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से जो करंट, अगर हम फिलहाल नेगेटिव चार्ज लेंगे तो कोई भी माइनस वाली क्वांटिटी आएगी। अगर हम यहाँ पर -1.67 इंटू 10⁻⁻19 रखें और बाकी सारी वैल्यू रख के 2 सेकेंड में कैलकुलेट करें, तो ये आपका जो करंट होगा वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। तो ऑलवेज नेगेटिव की लेने की वजह से हम क्या करते हैं कि उसकी डायरेक्शन ही उल्टी ले लेते हैं, कि करंट जो आपका होता है वो अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो हम इस चीज को पॉजिटिव फिर लिख सकते हैं। तो करंट की डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इन द फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयन, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयन। हालांकि पॉजिटिव आयन मूव नहीं करेंगे, लेकिन कई बार गैसेस में बेटा ऐसा होता है, यहाँ पर तो मेटल है लेकिन गैसेस में बेटा क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वो इतने छोटे छोटे आयन्स होते हैं, छोटे एटम होते हैं कि वो वाले जो आयन होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, तो वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो वो गैसेस के केस में पूरा पॉजिटिव भी मूव कर सकता है, तो उस केस के लिए हम कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट ऑफ नेगेटिव आयन या इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन। तो ये बेटा जो डायरेक्शन होती है वो करंट की ले जाती है, ये मैंने आपको बताया। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब बेटा ये है हाउ करंट फ्लो इन ए वायर, मैं बता चुका हूँ ये। पहले ये सारे रैंडम मोशन करेंगे, इसका जो चार्ज होगा ये एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है कि अगर पहले जब इन पर कोई पोटेंशियल नहीं लगाता तब इसका चार्ज 0 था, नेट चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन थे उतने ही पॉजिटिव आयंस थे। फिर मैंने इसे सेल से कनेक्ट कर दिया, फिर आपका चार्ज क्या होगा बेटा, आप सेल से कनेक्ट करो चाहे इसे कनेक्ट किसी से भी कनेक्ट करो, इसका जो नेट चार्ज होगा वो 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा ना तो चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है ना चार्ज क्रिएट हो सकता है, तो हम इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज बाहर से तो दे नहीं रहे, हम बस इसमें सेल कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो बॉडी होगी बेटा ना तो इसमें कोई चार्ज डिस्ट्रॉय होगा ना इसमें कोई चार्ज क्रिएट हो सकता है, तो जो नेट चार्ज रहेगा सेल को लगाने के बाद भी वो 0 ही रहेगा। और इस तरह से आपकी जो डायरेक्शन होती है वो करंट की दी जाती है विद द फ्लो अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा एनडीए 2016 का आप क्वेश्चन देखना, कितना इजी क्वेश्चन था। मेरे जो डिजिट्स है वो वेरी कर सकते हैं। उसने बोला हुआ था कि 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है, टाइम उसने दिया था सपोज दैट, मैं बोल रहा हूँ ये जो डिजिट है वो चेंज हो सकते हैं 1 मिनट में। 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है 1 मिनट में किसी वायर में, तो आप उससे पास होने वाला चार्ज बताओ। बेटा क्या आप नहीं बता सकते कि कितना चार्ज है? ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, Q इक्वल्स टू क्या जाएगा I इंटू टी। बेटा सिंपल बस 2 इंटू 1 कर देना था, आपका आंसर आ जाता। कई लोग ये करके आए लेकिन ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि बेटा उन लोगों ने यूनिट पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा ही यूनिट में जो टाइम होता है बेटा वो सेकेंड में होता है। 2 एम्पियर जरूर सही रहेगा, फिर 1 मिनट, और मिनट की जगह हम इसको 60 से कन्वर्ट करके लिख लेंगे बेटा सेकेंड, तो ये आ जाएगा 120 कूलॉम। तो बेटा जब भी आपको पूछा जाए आप यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखें, यूनिट पर ही बस उसने क्वेश्चन एनडीए 2006 में बना दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर तब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसने कहाँ फंसाया आपको सिर्फ यूनिट में। ये वाला क्वेश्चन भी एनडीए में आ चुका है कि पहले चार्ज क्या रहेगा उसका, फिर नेट चार्ज क्या होगा। चार्ज कभी भी पूछ लो, चार्ज आपका 0 ही रहेगा इन दी फ्लो ऑफ केस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बेटा हम लेते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स देखते हैं, इसके बाद हम ओम्स लॉ पे जाएंगे और सिंपल सर्किट्स को डिस्कस करेंगे।
उससे पहले कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर ये वाला सिंबल आपको दिया हो, ये वाला एक सिंबल होता है सेल का, मतलब मैं कोई एक सेल निकाल रहा हूँ और ये इसकी कुछ 1-2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर अगर सेलों को मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, तो ये मल्टीपल सेल हैं या कनेक्टेड सेल हैं। फिर इन मल्टीपल सेल को मैं बेटा बोल देता हूँ बैटरी। फिर अगर सिंपल ऐसे है तो ये सिर्फ एक कनेक्टिंग वायर है। अगर ये यहाँ से कुछ इस तरह से तो मतलब एक ज्वाइंट जा रहा है। सपोज दैट मैं ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं तो ये मतलब ये यहाँ पर एक ज्वाइंट है। अगर ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे करके है, इसका मतलब ये वाले वायर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ये वाला वायर नीचे है और उसके ऊपर से ये वाला वायर आ रहा है। हमें कुछ सर्किट इस तरह से बनाना पड़ रहा है, हमारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। जैसे ये वाला है, अगर मैं आपको बताऊं तो अब इस वाले फिगर में ये यहाँ पर इन दोनों ने कट कर दिया, लेकिन इस केस में ये वाला चीज कट नहीं कर रही है। ये वाला ऐसे सिग्नल होता है तो ये रेजिस्टेंस का होता है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू कोई दी होगी 10 ओम या 1 किलो ओम, जो भी दी हो। वेरिएबल रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से होता है, जो रियोस्टेट हम बोलते हैं, जिसे एमीटर का साइन ए लिखा हुआ होता है, वोल्ट मीटर का वी लिखा रहता है आपका, और गैल्वेनोमीटर को जी से लिखकर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये बेसिक साइन कन्वेंशन है। आई होप आपने जब पढ़ा होगा 11th-12th में, तब आपने ये सारे साइन कन्वेंशन देखे होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ करंट। बेटा अब तक हमने फ्लो की बात की थी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम आपको क्या कहते थे, करंट। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे हो सकता है किसी मेटल में, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर कोई बैटरी डिस्कस की। बैटरी में नहीं बता रहा हूँ कि आपको वो पॉजिटिव कहाँ पर है नेगेटिव कहाँ पर है। सपोज दैट पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इस तरफ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर मेरा पॉजिटिव इधर है तो बेटा यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर होगा। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा चेंज हो सकता है इस बैटरी के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसी डायरेक्शन, अब बेटा अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है इस बैटरी के अकॉर्डिंग। तो अगर हम फिक्स रखना चाहें तो ये फिक्स भी रह सकती है, लेकिन अगर हमने ये चेंज कर दिया तो ये चेंज भी हो सकती है। तो इसी डायरेक्शन के बेसिस पर हमने करंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला हमने बेटा कौन सा टाइप लिया कि हमने बोला कि पहला आपका है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब है बेटा कि ये जो डायरेक्शन है वो आपकी हमेशा सेम रहेगी। अगर इस तरफ है तो इस तरफ ही रहेगी आपकी, अगर इस तरफ है तो इस तरफ ही रहेगी। फिर दूसरा हमने बोला अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं रहेगी। मतलब दूसरे लफ्ज में हम कहें ये अल्टरनेट आपको बदलती रहेगी। पहले इधर होगी तो फिर इधर हो जाएगी, फिर इस तरफ हो जाएगी, फिर इस तरफ हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन से मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपस में चेंज होता रहेगा, वो फिक्स नहीं रहेगा कहीं भी एक पॉइंट पर। तो मैंने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन दोनों को बता दिया। अब थोड़ा सा और मैं विषय डिस्कस करूं। ये बेटा मैं ग्राफ से कन्वेंशन ले रहा हूं। तो आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट वेरी विद द टाइम इज नोन एज द डायरेक्ट करंट। जिस करंट की डायरेक्शन जो होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं होती है, हम उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब बेटा ये मेरा आई है, ये इस तरफ अगर मेरा आई है तो ये बेटा माइनस आई होगा। अब माइनस टी का टाइम में माइनस का तो कोई मतलब है नहीं, तो वो हम नहीं लेते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि इस मेटल में मैंने करंट फ्लो किया बेटा और इस तरफ को मैंने पॉजिटिव करंट माना, तो पॉजिटिव करंट आया कोई। अब क्या होती है डायरेक्ट करंट की शर्त क्या है कि ये हमेशा ही पॉजिटिव बना रहे। बेटा अगर मैं यहां से यहां चला गया ऊपर कहीं भी जा सकता हूं, तो बेटा पॉजिटिव रहेगी डायरेक्शन, हाँ पॉजिटिव ही रहेगी।
बशर्ते कि मैं नीचे नहीं आऊं। नीचे मुझे नहीं आना है, वरना वो माइनस आई हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इसमें बेटा मैं कहीं भी खेलता रहूं, कुछ भी करता रहूं, ये सारी जो चीजें हैं ये डायरेक्ट करंट ही है। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज नहीं हुई है। तो इसको मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूं, ये वाला ग्राफ भी हो सकता है, ये वाला ग्राफ भी हो सकता है। और जो हमारे घरों में यूज होती है वो 12 वोल्ट डीसी होती है। मतलब 12 वोल्ट की एक फिक्स लाइन होती है, वो फिक्स करंट ही आता रहता है। वो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये तो डीसी है, वो कहते हैं लेकिन ये वाली डीसी नहीं है। वो कहते हैं कि ये बेटा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये कितना भी कम हो रहा है लेकिन जीरो से कम नहीं हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ये करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफर हो रहा है। मतलब यहाँ 10 है तो कभी 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 5 हो गया। ये बेटा उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो तब तक वो डीसी करंट ही है, फिक्स डायरेक्शन ही है। अगर बेटा इसके अपोजिट उसका डायरेक्शन ही चेंज होने लगे, तब वो बेटा एसी कहलाएगी। सपोज दैट ये वाला जो कर्व है आपका, यहाँ पर अगर मैं +10 ले लूं और फिर ये अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये बेटा -10 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस का मतलब कुछ नहीं है, बस अगर पहले मेरी करंट 0 से मान लीजिए 2 सेकेंड तक 10 थी, तो 0 से 2 सेकेंड तक बेटा क्या होता है, इस करंट में बढ़ती है इधर वाली करंट। फिर 2 से 4 सेकेंड में क्या होता है, अपोजिट वाली करंट बढ़ती है 2 से 4 सेकेंड में, तो वो माइनस आपकी 10 एम्पियर। तो जब भी करंट माइनस में हो, डायरेक्शन नीचे हो, तब आप उसको एसी बोल सकते हैं। ये वाला बेटा एक ग्राफ हो सकता है, ये वाला इसका ग्राफ हो सकता है एसी का। आप देख सकते हैं पॉजिटिव में भी है ये, नेगेटिव में भी है। अगर मैं इसकी डीसी बनाऊं तो ये डीसी ये होगी, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। इस तरह से डीसी का ग्राफ बन सकता है। ये आपका डीसी है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, नीचे नहीं गया। ये आपकी एसी है। एसी का ग्राफ कुछ भी हो सकता है बेटा, ये सिर्फ सारी एसी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये बेटा एसी है। डिटेल्ड हम इसका एसी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एसी की आप फ्रीक्वेंसी है वो आप नोट कर सकते हैं। इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज की जाती है, यूएस में 60 हर्ट्ज यूज की जाती है। और अगर आप थोड़ा सा ये पूछे कि सर क्यों यूएस में 60 हर्ट्ज की यूज की जाती है, तो बेटा 60 हर्ट्ज पर जो हमारे एसी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। कैपेसिटर है या इंडक्टर है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा बेटर कम पावर लॉस के साथ काम करते हैं। तो सर अगर कम पावर लॉस के साथ काम करते हैं तो हम फिर 60 क्यों यूज नहीं करते? तो बेटा अगर हम 60 यूज करेंगे तो 60 कम पावर पे ये तो काम करेंगे, लेकिन फिर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है रिस्पेक्ट टू 50। तो हम 50 यूज करते हैं इसलिए। तो ये कभी पूछा जा सकता है कि यहाँ 50 हर्ट्ज होती है और यूएस में इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज होती है। तो ये बेटा डायरेक्शन और टाइप्स ऑफ करंट की बात रही। नेक्स्ट हम बेटा देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है। इलेक्ट्रिकल सर्किट बेटा बेसिकली दो टाइप के बोले जाते हैं, ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लोज का मतलब बैटरी लगी हुई है और यहां से आप गए तो इसमें कहीं भी आपको कटिंग पॉइंट या कुछ भी नहीं मिला। मतलब अगर आपने ये सेल बनाया तो ये बनाया, अब मैं अगर इसे ऐसा ही छोड़ दूं यहां से, मतलब मैंने ये वाले वायर कनेक्ट ही नहीं किए, तो ये बेटा एक ओपन सर्किट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ये वायर कनेक्ट नहीं किया। अगर हम कहीं भी अपने घरों में भी वायर कनेक्ट नहीं करें तो वो ओपन सर्किट हो गया। क्लोज सर्किट क्या होता है बेटा, जब सारी डायरेक्शन उसकी क्लोज हो जाए तब वो जो सर्किट फॉर्म होता है हम उसे क्लोज सर्किट का नाम देते हैं। तो इस चीज में मैं ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट बेसिकली होते क्या है। नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है हमारा ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ होता क्या है, आप स्टेटमेंट भी थोड़े ध्यान से पढ़ें क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्टली एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। अभी तक हम बेटा कंडक्टर की बात कर रहे थे।
मैं आपसे बोल रहा था कि मैंने यहाँ पर बी वोल्टेज की बैटरी लगाई और इसमें आई करंट फ्लो हो गया। अब यहाँ तक बेटा हमने समझ लिया था कि आई करंट फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या होता है। अब ओम्स लॉ बेटा, ओम ने क्या कहा कि करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन अनचेंज। ये तो बेटा बात की बात है। आप देखें यहां से, डायरेक्टली करंट passing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the end। आप बेटा हमने कितना इस पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया कितना करंट फ्लो होगा, उसको ओम्स ने कैसे रिलेट किया। उन्होंने कहा कि जो करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस पोटेंशियल डिफरेंस के जो इसके अक्रॉस लगाया गया है। तो ये बेटा ओम्स का स्टेटमेंट था। तो अब कहीं भी बेटा जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट यूज करते हैं, उसे हम यहां पर फिलहाल देंगे 1/r नाम। तो 1/r, r को हम यहां पर कहते हैं रेजिस्टेंस। बस बेटा यहीं से आपका रेजिस्टेंस ज्ञान में या हम कहें फ्लो में, लाइट में आ गया और यहीं से उसका रोल हो गया। दूसरी बात आपकी हुई है कि प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर क्वालिटीज रिमेन अनचेंज। बाकी जो चीजें हैं जिसका टेम्परेचर वगैरह वो सारा सेम रहे, ये हम मान के चल रहे हैं। क्यों मान के चल रहे हैं भाई? इसलिए मान के चल रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टीज और अदर सारी चीजें अगर इसमें डिफर कर गई तो फिर हम करंट के लिए नहीं बोल सकते। फिर जो भी करंट फ्लो होगा, सपोज दैट हमने कोई मेटल लिया और आपने उसमें इतना करंट लगा दिया कि वो गैस बन गया, तो हम फिर मेटल की करंट की बेटा बात ही नहीं कर सकते। फिर हम वहां पर उस मटेरियल के करंट की बात ही नहीं कर सकते। तो जो इसकी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो आपको सेम लेकर चलनी पड़ेगी। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई आर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां से आप आर की जो है, आर की आप डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई की आपकी डायमेंशन ई होगी और 1/r, ये v की जो w होगी तो v की आपको मैं बता दूं W/Q इक्वल्स टू v। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं W/Q इक्वल्स टू v आएगा कैसे, ये हम पोटेंशियल वाले उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पर डायमेंशन निकालना चाहें तो इस तरह से इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट हो सकती है। तो बेटा ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया, V इक्वल्स टू आई आर हो गया। अब करंट प्रोपोर्शनल था बेटा वोल्टेज के, तो मैंने 1/r V लिख दिया। अब ये तो बेटा हो गया रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि रेजिस्टेंस को नापा कितने जाता है। ओम में बेटा इस रेजिस्टेंस को हम नापते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से लेते हैं। तो ओम, इस आर की भी बेटा हम वैसे डेफिनेशन तो दे ही सकते हैं। आर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो V/I हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द वोल्टेज which is comes after the 1 एम्पियर करंट। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, मतलब 1 एम्पियर करंट के लिए जितना भी वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ये बेटा रेजिस्टेंस की इस तरह से भी एक डेफिनेशन दी जा सकती है। आपको फिलहाल ज्यादा डेफिनेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। आप B इक्वल्स टू आई आर सिंपल याद रखें और उससे ही सारे क्वेश्चन एनडीए में बनने वाले हैं। अब बेटा B इक्वल्स टू आई आर पे थोड़ी मैं और बात कर लेता हूं। अगर सपोज वोल्टेज आपका कांस्टेंट ले लिया, मतलब मैंने कोई कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें जो करंट होगी वो उतनी ही कम हो जाएगी। बेटा रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, बस मटेरियल में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं।
तो जो भी करंट के फ्लो में जो अवरोध उत्पन्न करे या मैं कहूं जो रजिस्ट करे फ्लो ऑफ करंट को, उसे ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। कैसे रजिस्ट हो सकता है बेटा? तो हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयन हो, बहुत ज्यादा उसकी डेंसिटी हो, पॉजिटिव आयन ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने की जगह ना मिले, या फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें इतने ज्यादा हैं कि वो आपस में ही टकरा रहे हैं। तो ये सारे फिनोमेना हो सकते हैं उसके रेजिस्टेंस ज्यादा होने के। बस आप ये ध्यान में रखिए कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रजिस्ट करने वाली जो फिनोमेना होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के, अगर आपका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। तो ये बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओम्स लॉ में बस आपको ओम का स्टेटमेंट और B इक्वल्स टू IR मेन चीज है। अब बेटा एक कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर पे हम हल्का सा थोड़ी सी नजर डालते हैं। जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया है तो आपको ज्यादा इजी चीजें समझ आती हैं। कंडक्टर्स में बेटा क्या होता था, मैंने क्या बताया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो रजिस्ट करती है जो चीजें, वो इसमें बहुत कम होती है। तो अब बेटा अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, आपके मटेरियल्स कितने टाइप के हो जाएंगे? कुछ मटेरियल्स होंगे जिनकी रेजिस्टेंस जो होगा वो बेटा बहुत हाई होगा, कुछ का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। कुछ मटेरियल होंगे जिनका रेजिस्टेंस होगा, मतलब कुछ फिक्स रेजिस्टेंस उनका होगा, और कुछ जो मटेरियल होंगे वो उनका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा कि वहां करंट वो नहीं फ्लो होने देंगे। तो इन वाले को हम बोलेंगे इंसुलेटर, इस वाले को जिसको करंट का रेजिस्टेंस जो कम होगा, इस तरह के हम मटेरियल्स को बोलेंगे कंडक्टर, और जिनका कुछ रेजिस्टेंस होगा फिक्स, इनको हम बोलेंगे रजिस्टर। तो कंडक्टर बेटा पहले मैंने बेसिस ऑफ द चार्ज आपको समझाया था, जिसमें कंडक्शन हो। यहाँ हम उसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जिनका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी लो हो या बहुत कम हो, तो इसलिए जो करंट फ्लो होता है वो इजिली हो जाए। A conductor allows current flow of through very easily. Silver metal is best example of conductor of electricity. तो सिल्वर मेटल है या कॉपर, एल्यूमिनियम है, ये सारे भी इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर देखे होंगे प्रैक्टिकली, वो मोस्टली कॉपर या एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर है। हालांकि सिल्वर इससे भी अच्छा कंडक्टर है, या बोले हम एजी चांदी, ये इससे भी अच्छा कंडक्टर है, लेकिन ये यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो इसलिए इसे यूज नहीं करते। नेक्स्ट जो आपका होता है जिनका कुछ रेजिस्टेंस होता है, उनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम बेसिकली रेजिस्टेंस की तरह ही यूज करते हैं। जहां भी हमें करंट को कुछ कम फ्लो कराना होता है या कुछ उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी होती है, तो वहां पर हम इन सबको हम रेजिस्टेंस वाले जो मटेरियल होते हैं उनको यूज करते हैं एज ए रेजिस्टेंस। तो इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं तो जैसे नाइक्रोम है, आपका मैग्नीशियम है या कांस्टेंट है, तो ये वाले जो सारे एग्जांपल होते हैं इनका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इनको जो हम जो रेजिस्टेंट में यूज करते हैं वो आपका नाइक्रोम या मैग्नीशियम का बना हुआ रेजिस्टेंट होता है। अलग अलग रेजिस्टेंट आते हैं, उसकी आपकी रेजिस्टर डेंसिटी पर डिपेंड करता है जिनका रेजिस्टेंस घटाना या बढ़ाना, तो वो अलग अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट बेटा ब्रीफ में हम देखते हैं इंसुलेटर, जिनका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ही होता है और वो आपके करंट को फ्लो को अलाउ नहीं करते। पता है आपको, वुड है, रबर है, या जो भी प्लास्टिक है, वो ज्यादा जो भी चीजें होती है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करती है, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये बेटा मैंने बेसिक बात करी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, अब हमने देख लिया था कि रेजिस्टेंस बेटा आया कहां से। मैंने बोला था कि करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, और मैंने कहा था एक करंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं R, और इसको मैं बोलता हूं रेजिस्टेंस, या मैं कहूं कि रेजिस्ट करता है, ये फ्लो ऑफ करंट को रोकता है।
अब बेटा फ्लो ऑफ करंट हमारा कितना रुकेगा, कहाँ पर रुकेगा और कितने कैसे रुकेगा, वो वाले फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आर, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो वाली सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले चीज लेते हैं, फैक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, सपोज इतना कोई लंबा है कंडक्टर और एक छोटा कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो लंबे वाले कंडक्टर का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, तो उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। दूसरा रेजिस्टेंस होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। एक इतना मोटा कंडक्टर है बेटा, एक इतना मोटा कंडक्टर। अगर मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला जो कंडक्टर है वो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है करंट को, मतलब कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला अब जो रजिस्टर है वो ज्यादा रजिस्ट करेगा, मतलब जो आर होगा वो 1/a के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ज्यादा बड़ा एरिया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे, ज्यादा करंट पास करेगा। इसका मतलब छोटा कम करंट पास करेगा, छोटा ज्यादा रजिस्ट कर रहा है। जैसे लेंथ होता था तो लेंथ जो होती थी वो प्रोपोर्शनल एल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस आएगा। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग आपके आर थे। अब इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, अब हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकेंड हो गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आर इज प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। अब बेटा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और एल अपॉन ए। इस वाले कांस्टेंट को बेटा हम कहते हैं रजिस्टिविटी। Resistivity is nothing but the quality of resistance of that material। मतलब वो जो मटेरियल है वो किस रेशियो में आपको रजिस्ट करेगा, उसका जो कांस्टेंट होता है उसे हम रो से लिखते हैं और उसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। अब अगर मैं इस रजिस्टिविटी को उल्टा करके लिखना चाहूं तो मैं इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूं, 1/σ एल अपॉन ए। मतलब रजिस्टिविटी अगर मैं रो बोल रहा हूं कि मतलब किस रेशियो में वो रजिस्ट करेगा, तो इसका 1/σ कंडक्टिविटी भी बोल सकता हूं, जो कि होती है सिग्मा से दी जाती है, जो 1/रो के इक्वल होती है। तो इसको हम ये वाला जो कांस्टेंट होता है इसे हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो बेटा आपको बस ध्यान में यही रखना है कि रो आपको दिया होगा और एल अपॉन ए इस वाले फॉर्मूले से एनडीए में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, जैसे अगर मैंने एक मटेरियल की लेंथ को क्या कर दिया, मैंने 2L कर दिया और जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो मुझे पता नहीं था कि मैंने उसको क्या किया, लेकिन मैंने लेंथ, अब मैंने लंबाई तो मैं खुद बढ़ा सकता हूँ, तो लेंथ मुझे पता चल गई कि पहले L थी, अब मैंने उसकी दोगुनी लेंथ कर दी। तो वो पूछेगा आपका कि रेजिस्टेंस उसमें कितना बढ़ गया, मतलब पहले इतना बड़ा था अब मैंने खींच के इसे इतना बड़ा कर दिया, अब इसका रेजिस्टेंस अगर पहले आर था तो अब क्या होगा। अब इस वाले के लिए मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जिसकी लेंथ है क्रॉस सेक्शन एरिया ए। दूसरे वाले के लिए बेटा क्या लिखूंगा, आर इक्वल्स टू रो। अब बेटा रेजिस्टिविटी ये मटेरियल पर डिपेंड करती है हमेशा, कभी भी लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ रेजिस्टेंस होती है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल होती है। यहाँ पर भी एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रो डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग, तो ये बेटा मटेरियल क्वालिटी होती है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, आर इक्वल्स टू रो अपॉन एल, इसकी कितनी है 2L है बेटा लेंथ, और ए डैश क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे पता नहीं है। अब बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया पता नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि ये जो है और ये जो है इसका बेटा वॉल्यूम इन फर्स्ट केस इक्वल्स टू वॉल्यूम इन सेकेंड केस। क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं, जो टोटल वॉल्यूम होगा बेटा वो तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम तो इसका बदलेगा नहीं चाहे मैं कितना भी खींच दूं। तो वॉल्यूम को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, L1 A1 L2 A2। तो मैं L
A1 अपॉन A2 का जो मैं बेटा रेशियो निकाल सकता हूँ वो मैं रिप्लेस करता हूँ L1 अपॉन L2 से। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहूँ, R अगर मैं ऊपर वाले का रेजिस्टेंस ले लूँ, इसका R2 ले लूँ, तो बेटा रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन L2 आ जाएगा और ये बेटा आ जाएगा आपका A2 अपॉन A1। अब A1 अपॉन A2 की जगह मैं L1 अपॉन L2 रख दूंगा, मतलब A2 अपॉन A1 है तो L1 अपॉन L2 रखूंगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। बस R1 अपॉन R2, R2 आपका कितना आ जाएगा बेटा R1 L2 अपॉन L1 का स्क्वायर, मतलब R1 ये 2L का स्क्वायर, मतलब आपका हो गया 4, ये बेटा 2L होगा, L2 ये L होगा, मतलब 4R। R2 जो होगा बेटा वो 4R होगा, मतलब पहले वाले के 4 गुना वो जो होगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, आप हमेशा उसका वॉल्यूम इक्वल करके उसको लेंथ और एरिया में जो है वो रिलेशन फाइंड कर ले, और फिर लेंथ अगर दी है तो लेंथ में उसका फॉर्मूला रिप्लेस कर दें, एरिया अगर बोला हुआ है उसने इतना कर दिया तो एरिया के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दें और उस तरह से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। ये वाला क्वेश्चन भी एनडीए का आया हुआ है, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है ये वाला भी, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है ये वाला भी क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट बेटा एक और छोटा सा लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का देख लेते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन ए टेम्परेचर। अब तक बेटा हमने देखा कि रेजिस्टेंस को बेटा उसकी लेंथ भी प्रभावित कर रही थी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कर रहा था, और फिर हमने इसको लिख दिया था रो L अपॉन ए। बेटा एक ये तो हो गई इसके मटेरियल की क्वालिटी की, मटेरियल के कारण से जो रेजिस्टेंस होगा वो। अब बेटा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने अलग से एक फॉर्मूला तैयार किया है। क्यों जरूरी है टेम्परेचर को ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि बेटा टेम्परेचर जो है हमारा वेदर का चेंज होता रहता है, 45 या 48 तक भी गर्मियों में पहुंच जाता है, या सर्दियों में बेटा हम कहें तो 20 या 15 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। तो ये इतना चेंज हो रहा है, तो इस चेंज के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस कितना होगा चेंज, उसके लिए हम बात करते हैं। तो हमारा जो रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर टी पर क्या आता है बेटा, फॉर्मूला दिया जाता है आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आर नॉट एक कांस्टेंट है बेटा जो रेजिस्टिविटी की तरह जैसे हमने वहां पर लिया था, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तरह जैसे हमने लिया था, ये वाला आर नॉट होगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू हुई जो फिक्स रहेगी। अल्फा बेटा क्या है, अल्फा को कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं, और जो डेल्टा टी है वो टेम्परेचर डिफरेंस है आपका, कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, जो जो टेम्परेचर डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस। तो हालांकि इस पे क्वेश्चन पूछे गए नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर देखिए बेटा क्या है, अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाऊं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो बेटा क्या ये आर नॉट की वैल्यू ये ऐड हो रही है, तो ये जो टोटल वैल्यू होगी ये इंक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो मेटल के लिए होता है वो बेटा इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। दूसरे शब्दों में मैं अगर बेटा मैं कहूँ, यहीं पर अगर हम सेमी कंडक्टर के लिए बात करें तो ये जो इक्वेशन जब ड्राइव होती है तो ये कुछ इस तरह से होती है, अल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2 इस तरह से। तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर बढ़ने पर वो बढ़ भी सकता है या वो घट भी सकता है, इसीलिए जो उसकी कंडक्टिविटी होती है वो आपकी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। मोस्टली क्या होता है उसमें हल्का सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए क्या करते हैं जो हमारे लैपटॉप या पीसी होते हैं उनमें, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज होता है तो उसमें हम टेम्परेचर लो करके रखते हैं, या हम कहें उनमें एसी रूम बनाते हैं, सो दैट उनकी कंडक्टिविटी आपकी अच्छी बनी रहे। फिलहाल ये वाला जो फॉर्मूला है मेटल के लिए आप यही याद रखें, ज्यादा इससे इधर उधर क्वेश्चन आए नहीं है फिलहाल एनडीए में, लेकिन R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए वाले फॉर्मूले काफी ज्यादा पूछे गए हैं।
तो ये बेटा ये आ गया, अल्फा को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये बेटा जो था टेम्परेचर पर डिपेंडेंस वाला एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। यहाँ पर हम अपना लेक्चर फिनिश कर रहे हैं, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद कुछ हम और फिनोमेना, सिंपल सर्किट, केवीएल केसीएल वाला लेक्चर देखेंगे। वो लेक्चर और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम ऑफ एनडीए। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।